चलिए बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट से नियोजन नीति के तहत नियुक्त शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। नियोजन नीति 2016 के तहत शेड्यूल एरिया में नियुक्त शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द किए जाने के आदेश पर 4 नवंबर तक रोक लगा दी गई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस भेजकर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है और मामले की अंतिम सुनवाई 4 नवंबर को तय की गई है। प्रार्थी सत्यजीत कुमार और अन्य की तरफ से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया। 21 सितंबर को झारखंड हाई कोर्ट ने नियोजन नीति 2016 को असंवैधानिक बताते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया था और इसके तहत शेड्यूल एरिया में हुई नियुक्ति को रद्द करते हुए 13 जिलों में नए सिरे से विज्ञापन निकालकर सभी छात्रों को परीक्षा में शामिल होने का मौका देने को कहा गया था। नियुक्ति जो लार्जर बेंच के ऑर्डर से जो नियुक्त हुए थे, जो उनकी नियुक्ति चली गई थी, उसको स्टे कर दिया गया 4 नवंबर तक के लिए। और जो 13 जिला में अपॉइंटमेंट प्रोसेस चल रहे थे उनको रोक दिया गया है, कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। और जो वहाँ रेस्पोंडेंट थे उनको नोटिस किया गया जवाब देने के लिए, अपना रिप्लाई फाइल करेंगे 4 नवंबर तक और 4 नवंबर को फाइनल हियरिंग होगी। उसमें एक और चीज़ हुआ है कि जो 11 डिस्ट्रिक्ट से संबंधित जो बातें थी, जो नियुक्तियाँ थी, उसके बारे में कोर्ट बोला है कि अभी वो एजिटेड जो लार्जर बेंच का जो ऑर्डर था उसी के आधार पर जो था वही रहे। और अब बात बेरमो विधानसभा उपचुनाव की। विधानसभा को 2 सीटों पर उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। बेरमो सीट से आज बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने नामांकन भर दिया। नामांकन के साथ दोनों उम्मीदवारों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है, तो दोनों गठबंधन के नेता भी इस उपचुनाव को लेकर एक दूसरे पर खुलकर हमला बोल रहे हैं। दुमका के बाद अब बेरमो में भी बाजी मारने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के रणबांकुरे चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरे बीजेपी से योगेश्वर महतो बाटुल और कांग्रेस से दिवंगत राजेंद्र सिंह के बेटे जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह ने एक ही दिन नामांकन किया और दोनों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। बेरमो से 2 बार विधायक रहे बीजेपी प्रत्याशी योगेश्वर महतो बाटुल अपने काम और हेमंत सरकार की नाकामी गिनाने में लगे हैं, तो जयमंगल सिंह अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने निकले हैं। मधु कोड़ा का लूटकांड किसको नहीं पता है? तो ये सारे लोग जो है लूट के लिए इस राज्य में राजनीति करते हैं, विकास का कोई काम नहीं करते हैं। विकास यदि कोई करता है तो जब जब एनडीए का सरकार बना है तब इस क्षेत्र का विकास हुआ है, झारखंड का भी। और राजेंद्र बाबू ने जो प्रेम और स्नेह बेरमो की जनता में बांटा है, जिससे बेरमो की एकता आज बरकरार है, उसको जीवित रख सकूं, इसी मुद्दे को लेके जाऊंगा। वंशवाद का आरोप लगाते हैं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर दुमका में बसंत सोरेन को टक्कर दे रही बीजेपी प्रत्याशी लुइस मरांडी की हौसला अफजाई करने पहुंचे बाबूलाल मरांडी ने कहा कि वे अब नेता प्रतिपक्ष से आगे बढ़कर सीधे सत्ता पक्ष के लिए लड़ रहे हैं। 6 डीएसपी का ट्रांसफर होता है एक दिन और उसी दिन स्थगित होता है, तो लगता है कि हेमंत की हिम्मत तो नहीं है, लेकिन इस सरकार में बिचौलियों की हिम्मत जरूर बढ़ी है कि हम विपक्ष के लिए अब नहीं कर रहे हैं पॉलिटिक्स, अब तो पक्ष के लिए हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मतलब मुख्यमंत्री जी का कुर्सी जाएगा क्या जल्दी? अब देखिए। तो उपचुनाव के रास्ते भले ही बाबूलाल मरांडी की नजर अब सीधे सत्ता पर हो, लेकिन जेएमएम का दावा है कि जनता अभी सरकार का साथ छोड़ विपक्ष के भुलावे में नहीं आने वाली है। तो बीजेपी को भरोसा है कि सरकार की नाकामी से परेशान जनता अपने वोट से वंशवाद पर चोट कर बीजेपी के विकास पर मोहर लगाएगी। विकास के रास्ते को कभी अवरुद्ध करना नहीं चाहेगी जनता, तो लोग सरकार के साथ जाएंगे, विपक्ष के साथ नहीं जाएंगे, ये स्पष्ट हो चुका है। तो मार्जिन और बड़ा रहेगा, पिछले बार की तुलना में ज्यादा मतों के अंतर से हम चुनाव जीतेंगे। कितनों बड़े नेता को दुमका या बेरमो में उतार ले, वहाँ की जनता ने मन बना चुका है कि कांग्रेस और जेएमएम को हराना है, वंशवाद को खत्म करना है। चुनावी मौसम है, वादों और दावों की बहार है, लेकिन फैसला जनता को करना है कि वो उपचुनाव में 2019 के परिणाम को दोहराती है कि चौंकाने वाले नतीजे देकर झारखंड की सियासत को नई दिशा में ले जाती है।
न्यूज 18 के लिए बोकारो से ज्ञानेंदु और दुमका से पंचम के साथ रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। इधर बेरमो सीट से यूपीए प्रत्याशी जयमंगल सिंह के पक्ष में सीएम हेमंत सोरेन ने बेरमो में चुनावी सभा की और फुटबॉल ग्राउंड में आयोजित सभा में जेएमएम के साथ कांग्रेस और आरजेडी के नेता मौजूद रहे। अपने संबोधन में सीएम ने बीजेपी की जमकर आलोचना की, साथ ही पिछली डबल इंजन की सरकार पर भी निशाना साधा। 3 नवंबर को कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की। और डबल इंजन की सरकार थी, वो डबल इंजन में सिर्फ इंजन थी, बोगी कोई नहीं थी, और इंजन मिल करके पूरे देश को चट कर गया दीमक की तरह। आज सारी सरकारी रेलवे स्टेशन बिक रहा है, रेलगाड़ियां बिक रही है, जो आप कभी सोचे नहीं थे ये सब काम हो रहा है आज। इसलिए कांग्रेस की तरफ से और गठबंधन का सभी का सहयोग अनुप सिंह के लिए हम लोगों ने देने का निर्णय लिया है। बिहार चुनाव में जेएमएम ने 7 सीट पर अपने प्रत्याशियों को उतारने का ऐलान किया है और इस चुनाव में पार्टी का फोकस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ज्यादा होगा। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि पिछले कुछ साल में पार्टी का आईटी सेल काफी मजबूत हुआ है और इसी वजह से कोविड संक्रमण काल में हो रहे बिहार चुनाव में उन्हें फायदा मिलेगा। जो रणनीति हम लोगों की है, प्रोग्राम तो बाद में बनेगा, किन नेताओं का दौरा होगा, किन किन क्षेत्र में होगा, लेकिन वर्चुअल मीटिंग ये तय हो चुका है। वर्चुअल मीटिंग भी करेंगे हम लोग और वहाँ जनता से रूबरू होंगे। वर्चुअल मीटिंग के द्वारा बहुत हद तक हम अपने उम्मीदवारों का प्रचार प्रसार करेंगे, लेकिन कौन से नेता जाएंगे, कब कब जाएंगे, किन किन क्षेत्रों में जाएंगे, ये अभी तय नहीं हो पाया है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, कुछ दिनों के अंदर ही वो भी तय हो जाएगा और पूरी गंभीरता, पूरी शिद्दत से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इधर रिम्स गवर्निंग बॉडी की करीब 1 साल बाद बैठक हुई और करीब 3 घंटे तक चली इस बैठक में 35 प्रस्ताव लाए गए, जिनमें 23 को स्वीकृत किया गया है। हालांकि एक तरफ प्रशासनिक भवन में जहां बैठक चल रही थी, दूसरी तरफ कक्ष के बाहर बीजेपी नेता का प्रदर्शन भी देखने को मिला। बैठक में डॉक्टर कमेश्वर प्रसाद की बतौर निदेशक के पद पर नियुक्ति का अनुमोदन किया गया। हालांकि रिम्स में कार्डियक बीमारी के इलाज और जांच की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। वहीं कार खरीद के आरोप के मुद्दे को स्वास्थ्य मंत्री ने साजिश का नतीजा बताया। गवर्निंग बॉडी की बैठक के बाहर निकले सांसद संजय सेठ ने प्रस्ताव पर सवाल उठाते हुए हर 3 महीने पर इसके आयोजन की मांग की। तुम्हें पुलिस मांगो पता नहीं, खबरदार ऊपर से आदेश जो आया हो, तुम हाथ किसी को टच नहीं कर सकते हो। अपने मरीजों को 150 रुपया प्रत्येक व्यक्ति आहार का सुविधा दिए हैं। साथ ही लैब टेक्नीशियन हैं, ओटी हैं और हमारे 3rd ग्रेड 4th ग्रेड के लोग हैं। उन लोगों के भी चयन में जो त्रुटियां थी, उन त्रुटियों को हम लोगों ने दूर करने का प्रयास किया है और उसके संबंध में माननीय डायरेक्टर को अधिकृत किया है कि वो जल्दी इस पे जो है त्वरित निर्णय करके इसका समाधान कर देंगे। अब 1 साल की बैठक की जो संपुष्टि होती है, ATR एक्शन टेकन रिपोर्ट, वो मिली नहीं और अभी हम लोग को सर्व हुई और उसमें हम लोगों ने देखा कि साहब विचाराधीन 1 साल हो गया, आप सब विचाराधीन कर रहे हो, तो उसको हम लोगों ने पास नहीं किया। जीबी की मीटिंग में 3 एजेंडे, हम किस पे बात करें? यहां दूसरा एजेंडा मिल रहा है, 24 घंटे पहले दूसरा एजेंडा मिल रहा है, 4 दिन पहले एजेंडा दूसरा मिला, 3 एजेंडे में किस पे बात करें? यह व्यवस्था ठीक नहीं है। अध्यक्ष जी ने कहा हमको पता ही नहीं। और रांची से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर्स छीनकर भाग रहा अपराधी भीड़ के हत्थे चढ़ गया। भीड़ की पिटाई से अधमरा हो गया आरोपी। जो बड़ी खबर है इस वक्त की, रांची से युवती से पर्स छीनकर युवक भाग रहा था और भीड़ के रोकने पर चाकू मारने की उसने कोशिश की थी, तो लोगों ने आरोपी को पकड़ा, जमकर पिटाई की। और रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र की यह घटना है। और गढ़वा में कांडी थाना के पास एक घर से सेप्टिक टैंक खोलने के दौरान टंकी में घुसे 4 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई। सभी मृतक डुमर सोता गांव के रहने वाले थे। टंकी खोलने के लिए वे बारी बारी से घुसे थे और इसी दौरान एक एक कर वे बेहोश होते चले गए। आसपास के लोगों ने जब उनकी चीखें सुनी तो वहां जुटे और उन्हें बाहर निकाला। सभी को तुरंत स्थानीय पीएचसी में लाया गया ताकि
लेकिन तब तक चारों की मौत हो चुकी थी। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर कांडी थाना मेन रोड को बाजार के पास टायर जलाकर जाम कर दिया। साहिबगंज से खबर, जहां नाबालिग युवती के साथ गैंगरेप किया गया। एसपी ने पूरे मामले की जांच के बाद इसकी पुष्टि की है। मृतक की सहेली के बयान के आधार पर पुलिस ने मंगलवार को जमीन खोदकर शव निकाला था, जिसे आगे की जांच के लिए धनबाद पीएमसीएच भेजा गया। और इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने गैंगरेप की बात को स्वीकारा। और एसपी के मुताबिक चारों आरोपी नाबालिग हैं। वहीं 5वें आरोपी की गिरफ्तारी में पुलिस जुटी है। एसपी ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। और देवघर पुलिस ने साइबर अपराधियों के एक बड़े गैंग का खुलासा किया है। जसीडीह और देवीपुर थाना क्षेत्र की कई जगहों पर छापेमारी हुई और पुलिस ने 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। ग्राहकों को यह झांसा देकर ठगते थे। इनके पास से पुलिस ने 30,000 नकद समेत 22 मोबाइल फोन, 36 सिम कार्ड, 14 पासबुक बरामद किए हैं। गिरफ्तार अपराधियों से पुलिस गिरोह के दूसरे सदस्यों के बारे में जानकारी ले रही है। OTP के नाम पर, KYC के नाम पर, पे फोन के नाम पर या अन्य बैंक पदाधिकारी बनकर ठगी का काम कर रहे हैं। और इस सूचना पर 2 टीम बनाकर इन तीनों गांवों में छापामारी की गई, जिसमें 11 साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार किए गए हैं। उनके पास से 22 मोबाइल, 36 सिम, 14 पासबुक, 14 ATM, 1 चेकबुक, 1 लैपटॉप और 30,000 रुपये बरामद हुए हैं। और रांची के अरगोड़ा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अरगोड़ा थाना क्षेत्र में महिला डॉक्टर के साथ साइबर फ्रॉड मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में एक आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया, वहीं दूसरा आरोपी महिला डॉक्टर का ड्राइवर ही निकला। साइबर अपराधियों की ओर से पेटीएम के जरिए 1,13,000 की अवैध निकासी का मामला 18 जुलाई को सामने आया था, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया। इसने कार्ड नंबर बताए थे और बस OTP दिए थे। मेरे को फिर नहीं पता। उसके बाद पैसे ऐड हो गए थे। कितने लोगों के साथ करते थे? नहीं, मैं जानता ही नहीं किसी को। मैं तो इसी को जानता हूँ बस। कितने पैसे उड़ाए थे इनके? 1,13,000। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।